हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ टेंस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम लोग टेंस को आगे बढ़ रहे हैं इस टाइम, तो आज टेंस सीरीज में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखने वाले हैं। जैसा कि पिछली बार वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट किया हुआ है, तो आज हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और इसके अंतर्गत हम लोग ट्रांसलेशन को भी सीखेंगे, मतलब ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो जस्ट अभी हम कह सकते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पूरी प्रक्रिया को इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यानी कंप्लीट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। जैसे मैं कंप्लीट की बात करूं तो इसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोनेगेटिव सेंटेंस आते हैं। यानी 4 टाइप के हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट वीडियो ये रहेगी आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपके लिए पहले से सारी चीजें लिख रखा हूँ, ताकि कम समय में आपको मैं इस चीज को क्लियर करा सकूँ। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यदि मैं बात करूं, फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य होता है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, और टेंस का मतलब काल है। तो यदि मैं बात करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो यहाँ मतलब आएगा ना कि भविष्य जारी काल की बातें हमें करनी है। हमें किसकी बातें करनी है? भविष्य जारी काल की बातें करनी है जी। तो यहाँ में बस ये बात समझना होगा कि आने वाले समय में, यानी जो समय हमारा आने वाला है, उसमें किसी भी कार्य के बारे में अगर कुछ बोला जाएगा तो वो कार्य जो होगा ना वो चलता रहेगा, यानी चलता रहा होगा, यानी चलने वाला होगा। तो बस इतना समझ लीजिए कि आने वाले समय में किसी भी कार्य के जारी रहने की बात बताई जाएगी तो वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होगी। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये है कि हम पहचान कैसे करेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहचान हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखिए यहाँ पे क्या है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे पहचान लिख भी रखा हूँ हिंदी में। तो अब इंग्लिश में हम इसको रिकॉग्निशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन, और हिंदी में पहचान कहते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बिल्कुल आप सही समझ रहे होंगे, यदि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, अगर इस तरह का वाक्य हमें मिलता है, जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे शब्द आएंगे, वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो जी दोस्तों, हम एक स्टेप और आगे लेते हैं। एक स्टेप और आगे लेने में हमें ये मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है विल है और सैड है, और इन दोनों के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। तो ये हमारा रहा दूसरा पॉइंट। अब हम बात कर रहे थे तीसरे पॉइंट की। बिल्कुल, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हुआ। तीसरे पॉइंट में वर्ब आएगा, और वर्ब को देखा जाएगा तो वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्मेट में लगेगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 ही बातें थी: पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बातें। जो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहचान जो रहेगी वो रहेगी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे नामक शब्द हमें वाक्य के अंत में मिलेगा। अब दूसरी बात करें हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारे सामने आएगी वो रहेगी विल और शैल, और दोनों के साथ ही भी रहेगा। तो कहने का मतलब है कि विल भी और शैल भी होगा। जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको क्लियर करा दिया गया है कि फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल नामक कोई चीज नहीं होती है, उसका स्थान ले लेता है पर्सन। तो पर्सन हमारे 3 ही होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये भी क्लियर करा देते हैं कि फर्स्ट में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा और थर्ड में कौन आएगा। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, सेकंड में यू आता है, और बाकी जो कुछ भी है, ही है, सी है, इट है, दे है, या किसी का नाम है, वो सब आएगा आपके थर्ड पर्सन में आएगा। तो अब बात आती है फाइनली हमारे यहाँ पे देखेंगे कि यूज किसका करेंगे, कब, कहाँ। तो शैल का प्रयोग आप पिछली वीडियो से जान रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, और विल का प्रयोग किसके साथ होगा? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको एक चीज मिलेगा कि वर्ब किसमें है? आईएनजी फॉर्मेट में है।
ये तो मैंने पहले ही बताया। तो अब ये हो गया कंप्लीट जानकारी। तो जब हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की कंप्लीट जानकारी हो चुकी है, तो अब चलते हैं देखते हैं कि जो इसकी सूचना थी वो हमें मिल गई। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या कुछ हम इसे बना सकते हैं और सही करके दिखाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसा एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हम सेंटेंस सीखते हैं। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे जैसा आप समझ पा रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह स्कूल जा रहा होगा, तो रहा होगा मिला है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो होगा ही, पहचान तो कर लिया ना आपने। तो अब देखो जरा यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या है, वह की अंग्रेजी होती है ही। अब यहाँ पे देखा गया कि ये थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन के साथ हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब अपना विल। तो यहाँ पे बिना विल की भी लिख लिया जाएगा, क्या विल लिखा जाएगा, ये विल। अब बात आया कि बी भी आएगा साथ में। अब कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। तो जब जाने का काम हो रहा है ना, तो जाने की अंग्रेजी गो होती है, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका गो, इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, आईएनजी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा, ये बात कर रहा है स्कूल जाने की, तो ये हो जाएगा टू स्कूल। आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं कि ये ट्रांसलेशन आपका बन गया है, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, अर्थात वह स्कूल जा रहा होगा। ये क्लियर हो गया। तो चलिए अगर इस बात समझ में आ गई है तो हम रूल बना लेते हैं। सबसे पहले हमने जो किया है वही लिखेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया हुआ है और इसके बाद हमको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यहाँ लिखिए फर्स्ट पर्सन और यहाँ लिख दीजिए सेकंड और यहाँ लिख दीजिए आप थर्ड पर्सन। फर्स्ट के साथ आप लेकर आएंगे सेल्फ और सेकंड के साथ आप लेकर आएंगे विल, और दोनों के साथ ही आपको लगाना पड़ेगा बी। ठीक है, अब बी लग जाने के बाद ये बात तो क्लियर है कि वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी, और आईएनजी के बाद एक बात क्लियर है कि ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद एक बात क्लियर है कि टीसी आएगा। तो यदि यह नियम आपके पास है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके लिए खास है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना तो सीख गए। तो चलिए उस चीज की कॉन्फिडेंस को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसके लिए एक और एग्जांपल बनाते हैं। तो चलिए बिना देर किए एग्जांपल और लेते हैं। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, मतलब रहे होंगे आया है, तो यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा होगा भैया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब पहचान कर लिया तो ट्रांसलेशन भी तो बना लें। हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, हम लोग की अंग्रेजी होती है वी। अब यहाँ पर बात आएगी हेल्पिंग वर्ब लेने की, तो वी हमारा है ना फर्स्ट पर्सन का, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम लेंगे सेल्फ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्फ, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बी। तो ये हो गया वी सेल्फ बी। हम होंगे, क्या होंगे, खेल रहे होंगे। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, जिसपे हम जोड़ पा रहे हैं आईएनजी। तो जी फ्रेंड ये सही है कि वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। हम क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, क्रिकेट का लिख देंगे हम लोग CRICKET, मतलब ये हो गया आपका क्रिकेट। आपने बहुत ही सही ट्रांसलेशन बनाया है, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। इसी के साथ मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना आ गया होगा। तो इसी खुशी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। हमारा अगला वाला सेंटेंस होगा जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला वाला सेंटेंस क्या हमारा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बने रहिए वीडियो में जानने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। बस मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, कुछ ही मिनट में मैं आपको सिखा सकता हूँ।
मिनट तो ज्यादा होगा, सेकंड में ही सिखा सकता हूँ। बस अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अपना पूरी तरह से समझ आया है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है उसमें, क्योंकि बस छोटे से ही परिवर्तन से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो छोटा सा परिवर्तन क्या है और कैसे है। तो चलिए बने रहिए। देखिए ये है आपके सामने पूरा का पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने लिखा है क्या वह स्कूल जा रहा होगा, क्या वह स्कूल जा रहा होगा। मतलब आप ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर अगर क्या को मैं हाइड कर लूं, न दिखाऊं, वह स्कूल जा रहा होगा, तो इसका मतलब आपको इतना समझ आ रहा है कि देखिए अरे ये वाला तो यही मिल गया, वह स्कूल जा रहा होगा। तो यहाँ वाला और यहाँ वाला तो बराबर सा है, तो कहने वाला इक्वल है। जब इक्वल है तो इंग्लिश भी तो इक्वल होगी, इंग्लिश पूरा उठा लाते हैं यहीं से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ही, ये हो जाएगा विल, और ये हो जाएगा सॉरी ही विल हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा बी, और इसमें लगा देंगे हम गोइंग, गोइंग, फिर क्या हो जाएगा टू, और ये आ जाएगा आपका स्कूल। जी फ्रेंड, तो आप ये देख पा रहे हैं अगर क्या को मैं हाइड कर दूं, ना दिखाऊं, इतना ही सिर्फ पढ़ने को कहूंगा स्कूल जा रहा होगा, तो ये ट्रांसलेशन सही होगा, he will be going to school। तो अब हमें देखना है वह छोटा सा परिवर्तन जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ अगर छोटा परिवर्तन करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना पाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में समझने के लिए। और देखिए यहाँ पे कि अफर्मेटिव के हिंदी वाले वाक्य में सिर्फ हमने क्या जोड़ दिया और इसे सकारात्मक से प्रश्नवाचक बना लिया। तो मैं बस इतना सा कहता हूँ कि यदि हिंदी में क्या पहले आता है तो अंग्रेजी वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को पहले बुलाता है। तो बस इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है क्या। जी हाँ, एक विल है, दूसरा बी है। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में होता है तो हमें दूसरे वाले से कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ पहले वाले पर ही काम करना है। यानी पहला ही शब्द हमारा आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। तो देखिए हमारा पहला शब्द क्या है, विल है। तो जब क्या शब्द हिंदी में पहले आता है तो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाता है। तो हमारे पास ये अभी गलत है क्योंकि हमने ये लिखा है हेल्पिंग वर्ब बाद में है। इसको कहाँ लेकर आएंगे, पहले लेकर आएंगे, और इसलिए इसको हम यहाँ पे विल लिख के दिखाएंगे। अब आप इतना तो समझ जाएंगे कि विल दो जगह तो नहीं रहेगा, अब वो आगे आगे है तो पीछे से इसे हटाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, जिसे इस प्रकार से पढ़ के सुनाया, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। हिंदी बोला जाएगा क्या वह स्कूल जा रहा होगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए हुए रूल बना लेते हैं। तो रूल की बात करें तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो शैल, और दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है विल, ये हो जाएगा विल। अब दोनों के बाद आपने एक चीज पाया होगा यहाँ पर, ये है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद अगर आपने कोई चीज लिया कि ये है बी, अब बी के बाद कोई चीज है तो वर्ब में वो आने वाली चीज है आईएनजी। आईएनजी के बाद अगर कोई चीज आएगी तो वो आएगा ऑब्जेक्ट आने वाला है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज है तो वो है ईटीसी। आप जैसा कि समझ रहे होंगे इस बात को बढ़िया से। तो चलिए देखिए ये रूल आपका बन के तैयार हो गया। सबसे पहले शैल और विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी है। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल बना लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर चला जाए, मतलब अप लेवल का बने। तो उसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे,
चलिए इसे हम छोटे से परिवर्तन से समझाते हैं। जैसे देखिए कैसे है, अगर क्या को हम न दिखाएं तो हम इतना पढ़ पाएंगे, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, आपको अभी भी समझ आएगा, अरे ये तो अभी पीछे पढ़ा है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, और ये इसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन है। तो मैं यही कहूंगा कि पूरा का पूरा ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। जैसे हम की अंग्रेजी क्या होती है, बी, और ये हो जाएगा आपका सेल, इसके बाद आएगा बी। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, जिसको हम आईएनजी जोड़ के प्लेइंग बोलते हैं, और प्लेइंग के बाद क्या आ जाएगा, क्रिकेट। तो जी दोस्तों, ये तो आपने बना लिया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं बस इतना सा तो कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो तो पहले ये आपका अफर्मेटिव वाला वाक्य है ना, तो उसके आगे आपने हिंदी में क्या लगा दिया, क्या जोड़ दिया। जब हिंदी वाक्य में क्या जोड़ देने से प्रश्न बन जाता है, तो इंग्लिश वाले वाक्य में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देने से इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ऐसा कुछ करके दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, तो ये मुझे गारंटी के साथ बताता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे चाहिए इंग्लिश वाले सेंटेंस में, ठीक है। देखिए हमारे पास हेल्पिंग सेड और बी है। अभी मैंने पहले वाले सेंटेंस को बनाते समय मैंने बताया कि दो शब्दों की अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हमें सिर्फ पहले वाले से ही काम लेना चाहिए, उसी को हम आगे और पीछे कर सकते हैं। तो बिना देर किए देखिए, अब ये क्या है, इसको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या कर देंगे आगे, तो यहाँ हम लिख देंगे सीधे सीधे क्या लिखेंगे, सेल। अब सिंपल सी बात है, जब ये वाला सेल यहाँ आ गया है तो यहाँ तो रहेगा नहीं, यहाँ से हटा दिया जाएगा। जब यहाँ से हटा दिया जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन के हो गया तैयार। तो चलिए इसे पढ़ते हैं इस प्रकार, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात हिंदी बोला जाए कि क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। आई थिंक आप पूरा का पूरा ट्रांसलेशन समझ रहे होंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। एक प्रकार का और प्रश्न हमारे सामने आता है, क्या वाले से तो अब नहीं डरेंगे, क्या वाला तो हम बना ही लेंगे, लेकिन अब हमारे सामने एक और चैलेंज है कि अगर कब क्यों कहां कैसे आ जाए बीच में तो क्या करेंगे, क्या डरेंगे थोड़ी ना। अगर बीच में कब क्यों कहां कैसे आएगा तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा मैं क्या करता हूं कि आप भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए ये जैसे लिखा हुआ है मेरे पास एक सेंटेंस है कि वे लोग दिल्ली कब जा रहे होंगे, वे लोग दिल्ली कब जा रहे होंगे। तो सीधा सीधा एक प्रश्न बन रहा है, यानी पूछा जा रहा है कि ये दिल्ली कब जा रहे होंगे, और दिल्ली वाला शब्द कहाँ आया हुआ है, मतलब कब आया है बीच में, इसको गोला बना दीजिए। और जैसे ही आप इसको गोला बनाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़िए, इसको छोड़ देंगे। तो वे लोग दिल्ली जा रहे होंगे, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि साधारण हो गया, कब को नहीं पढ़ा तो हमारा वाक्य साधारण है, और साधारण में सिर्फ सकारात्मक है। सकारात्मक वाक्य को आप प्रश्नवाचक बनाना जानते हैं, तो सीधे सीधे जैसे सपोज दैट आप क्या लगा देते हैं, अगर आप क्या लगा लेते हैं ये आपका प्रश्न बन जाएगा, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे होंगे, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे होंगे। इतना तो बात स्पष्ट है कि अगर क्या पहले आया है तो वो हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखा है हमने लिया विल हम क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है दे। अब कहाँ जाने की बात, मतलब कौन से काम की बात हो रही है, जा रहे होंगे, जाने की बात आई। जाने की अंग्रेजी यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे आपका ये आएगा बी। जैसा आप यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और बी। अब कौन सा काम हो रहा है, जाने का। जाने की अंग्रेजी क्या हो रही है, गोइंग। तो गोइंग की बात, कहाँ जाने की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है दिल्ली, ठीक है। आप यहाँ पे निकलो बी गोइंग टू दिल्ली, बी गोइंग टू दिल्ली, बिल्कुल ये हो गया आपका क्वेश्चन, यानी प्रश्न आपका सामने मतलब बन के तैयार है। अब चलो मिलाते हैं, क्या हमने सारे शब्दों की अंग्रेजी लिखी, मतलब सभी शब्दों की अंग्रेजी लिखी है क्या। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या के लिए हमने विल लगाया, वे लोग के लिए दे लगाया, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बी आया है।
अब हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है वो, तो जा रहे की अंग्रेजी गोइंग है, और दिल्ली की अंग्रेजी आपने दे रही लिखा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन एक बात तो देखो जरा कि आपका ये एक शब्द छूट गया है ना, कब, और कब कहाँ है, गोला में। तो गोला मुझसे बोला, गोला मुझसे बोला कि मेरा हक दिला दो, मेरा स्थान दिला दो, मुझे पहले लिख के दिखा दो। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि जो बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है उसका स्थान एकदम वाक्य के फ्रंट पे होता है, यानी स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। तो वही बोला बोला, वही बोला बोला मेरा हक दिला दो, मेरा स्थान दिला दो। तो चलिए उसका हक दिला देते हैं। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। तो उसको पहले लिख देते हैं, सिंपल सा हमने इसको पहले लिख दिया व्हेन। अब इस राउंड को रखने या हटाने कोई फर्क नहीं, हटा दीजिए। अब पढ़ के सुना दीजिए, जैसे ही आपने उसका हक दिलाया, व्हेन को पहले लगाया, तो व्हेन विल दे बी गोइंग टू दिल्ली, अर्थात पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट है कि वे लोग दिल्ली कब जा रहे होंगे। आप अच्छे से समझ रहे होंगे इंग्लिश में कि व्हेन विल दे बी गोइंग टू दिल्ली। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, तो बने रहिए वीडियो में। अभी आपको मैं इसी का नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूँ, तो वीडियो में स्किप नहीं करेंगे, बने रहेंगे वीडियो में। 1 मिनट का वेट है, ताकि 1 मिनट का समय दिया जाएगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं उसके बाद आपको तुरंत मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरनेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसे अभी हम लोग सीख रहे थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अभी हमने सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंस और हमने सीख लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि उसके अभी थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट बचा हुआ है सेंटेंस का। तो यानी कि अगर थर्ड सेंटेंस की बात करें तो हम जानते हैं कि थर्ड नंबर पे नेगेटिव सेंटेंस आता है, और फोर्थ नंबर की बात करें तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस आता है। तो हम उसी की बात करने वाले हैं। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भली भांति समझ लिए हैं। तो उसी तर्ज से आगे बढ़ते हुए हम लोग अब नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस सीखने वाले हैं। तो फिर सोचना है किस बात का है, बिना देर किए भी चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि मैंने पहले से लिख रखा है आपका नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब ये होता है कि जिसमें क्या है कि नहीं शब्द हो, यानी नकारात्मक बातें की जाए, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम पढ़ कौन सा रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले किसी भी वाक्य के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसकी पहचान करें। तो बिना सोचे समझे हम लोग पहचान करते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो जैसे ही कि वाक्य के अंत में रहा होगा शब्द आता है, तो ये हमें कंफर्म हो जाता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिकॉज ये आने वाले समय में हमें काम के चलते रहने की बात को बताता है। तो इस प्रोसेस से हमें ये समझ आ जाता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो नो डाउट आप तो अभी अफर्मेटिव वगैरह किए हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस अभी पढ़े हैं जिसमें रहा होगा आया है। तो आप देखिए यहाँ पे नहीं होने के कारण ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसे क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। अब इसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वह जो होता है वो थर्ड पर्सन का होता है। तो थर्ड पर्सन की हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो बिना सोचे समझे यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, विल। अब इसके बाद बात होगी नहीं, नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, नॉट होगी। और इसके बाद अगर बात करें तो इसमें आएगा बी। अब देखिए कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी ओ गो। इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। ही विल नॉट बी गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा।
वह कहाँ नहीं जा रहा होगा। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे कि ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल। तो देखिए ये आपका कंप्लीट बन गया है सेंटेंस, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, अर्थात वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो चलिए आप देखते हैं, हम लोग बिना देर किए हुए अब रूल बनाते हैं। जैसा कि जो किए हैं वही लिख देना है हमें। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं क्या है, यानी फर्स्ट, एंड ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग अक्सर किसको लेते हैं, शैल को लेते हैं। सेकंड के साथ हम क्या लेते हैं, विल लेते हैं। और दोनों के साथ हम क्या लेंगे, NOT यानी नॉट लेंगे। और इसके बाद अगर बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आएगा। तो ये बी लेंगे, बी के बाद क्या आएगा, वर्ब में आपका ING आएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका ETC। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रूल बन के हो गया तैयार। तो मुझे उम्मीद है कि आप निगेटिव सेंटेंस भी समझ पा रहे हैं बढ़िया से। तो उसी समझ को और भी मजबूत बनाने के लिए, और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास देखिए अगला वाला एग्जांपल है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो अगला वाला एग्जांपल क्या है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे कि जब लास्ट में रहे होंगे शब्द आता है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो हमें सोचना किस बात का है, टेंस तो पकड़ आ गया है, टेंस समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस की बात अगर आई तो यहाँ पे नहीं शब्द है, और जिस भी वाक्य के बीच में नहीं आता है वह निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो फिर सोचना और समझना क्या, समझ तो आ ही गया है। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं हम की अंग्रेजी। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है हम लोग, जिसकी अंग्रेजी बनेगी वी। अब इसके बाद देखिए, अब ये फर्स्ट पर्सन में आता है, इसलिए यहाँ पे हम शैल को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, शैल को लगाएंगे। और शैल के बाद हम लोग फिर क्या पाने वाले हैं, नॉट पाने वाले हैं। और नॉट के बाद क्या मिलने वाला हमको, बी मिलेगा, क्योंकि रोल में दिख रहा है। तो ये हो जाएगा बी। अब बी के बाद अगर देखें तो वर्ब आएगा। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, खेलने का। और खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्ले। अब इस प्ले में क्या जुड़ जाएगा, आपका ING जुड़ेगा। तो जस्ट ये हो जाएगा वी शैल नॉट बी प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे होंगे। हम नहीं खेल रहे होंगे, क्या नहीं खेल रहे होंगे, तो बात आएगी क्रिकेट। तो इसको लिख देंगे CRICKET, क्या लिखा जाएगा, CRICKET। जस्ट आप ये पढ़ पा रहे होंगे पूरा का पूरा, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप पूरा समझ लिए होंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो चलिए, यदि आप निगेटिव समझ लिए हैं तो आपके लिए जो हमारा अगला सेंटेंस है, मतलब इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस है, वो तो बिल्कुल आसान है। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा परिवर्तन करके हम निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, ताकि ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, वह छोटा सा परिवर्तन, सिर्फ उस छोटे से परिवर्तन को देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम नाम लिखते हैं इसका। ये हमारा वाक्य जो भी रहेगा इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, आप सही देख पा रहे हैं, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। यदि बात किया जाए तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। मतलब कि इसमें प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, साथ साथ नहीं भी आएगा। और जहाँ पर ऐसा होता है कि प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आए, तो ऐसी स्थिति को, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो चलिए, देखना ये इस बात को है कि एक निगेटिव सेंटेंस को एक छोटे से परिवर्तन से कैसे इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो इस बात को समझते हैं। देखिए, जैसे है
क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। अरे ये तो मुझे बिल्कुल समझ आ रहा होगा। रीजन क्या है कि अगर क्या को न दिखाया जाए और इसे पढ़ा जाए, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो यानी ये वाला वाक्य इस वाले वाक्य के बिल्कुल क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो हमें क्या मेहनत करने की ज़रूरत है, सीधे सीधे ये टोटल अंग्रेजी ले लेते हैं। तो चलिए ले लिया जाए यहाँ पे। तो इसकी अंग्रेजी ये हो जानी है, ही विल नॉट बी, अब ये क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे हम लिख देंगे छोटे में, थोड़ा स्पेस की कमी है, स्कूल। चलिए अगर हम बात करें तो अब हमारे पास देखा जाएगा कि जो हमारा एक नकारात्मक वाक्य है वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, उस नकारात्मक वाक्य के आगे हम हिंदी में क्या ऐड कर पा रहे हैं, क्या। और जैसे ही हम क्या ऐड कर लेते हैं तो हमको समझिए आता है कि ये प्रश्न बन गया। जैसा देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो आप देख पा रहे हैं क्या लगने से प्रश्न है, नहीं लगने से निगेटिव है। तो इसीलिए तो इसका नाम इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस रखा गया है। तो एक बात और भी क्लियर है कि जैसे ही क्या किसी भी वाक्य के शुरुआत में आता है, वह एक बात बताता है, वो कहता है कि यदि क्या पहले आया है, नहीं वो क्या से शुरुआत है हिंदी वाक्य की, तो अंग्रेजी में आपका जो शुरुआत होगा वह हेल्पिंग वर्ब से होगा। किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमको एक हेल्पिंग वर्ब मिला है। ये इस क्या की वजह से ये पता चला है कि अगर क्या हिंदी में पहले है तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहाँ होना चाहिए, एकदम पहले होना चाहिए। तो चलिए इसको कह दीजिए, चलो भाई तुम पहले आ जाओ, तो ये आ जाएगा आपका पहले। अगर ये पहले आया है तो यहाँ से तो हटाया जाएगा, और इसके बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपना लगाया जाए तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हुआ। पढ़ के सुनाएं इस प्रकार, विल ही नॉट बी गोइंग टू स्कूल, अर्थात क्या वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। आई थिंक आप बढ़िया से समझ रहे होंगे, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए हम रूल कैसे बनाते हैं। देखिए अगर बात आती है रूल की, तो यहाँ देखा जाएगा सबसे पहले हमने क्या लिया है, शैल लिया है, और इसके बाद यहाँ पे आएगा विल, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट के साथ, और ये हो जाएगा सेकंड और थर्ड के साथ होगा। अब इस बात के बाद अगर यहाँ देखें तो हमने लिया हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देखें तो ये आएगा नॉट, और अगर नॉट के बाद देखें तो ये आएगा बी। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो ये आएगा वर्ब में आईएनजी आता है, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के बाद कोई चीज़ है तो वो ईटीसी में आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये रूल बिल्कुल बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग एक एग्जाम्पल और बनाते हैं इस प्रकार का, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और भी मजबूत हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। यहाँ एक अगला वाला एग्जाम्पल आपके पास है, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि अगर यहाँ क्या न पढ़ा जाए तो ये मिलेगा हम लोग, सॉरी हम लोग होना चाहिए, ये बाई मिस्टेक है, हाँ हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। अर्थात यहाँ आप ये समझ पा रहे होंगे कि अरे ये तो अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो आपको नकारात्मक तो आता ही है, तो कौन देर लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे सीधे सीधे आप इसका नकारात्मक बना लीजिए। जैसा ये हो जाएगा, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। ये क्वेश्चन अभी नहीं लगाते, देखिए अभी तो नकारात्मक है। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, जिसकी अंग्रेजी क्या बन चुकी है,
वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट बनी हुई है। तो दोस्तों अब एक बात समझना है कि उस नकारात्मक वाक्य में हम क्या परिवर्तन कर देते हैं कि वह इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक बन जाता है। तो चलिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका नेगेटिव सेंटेंस शुरू हुआ था, तो उसके आगे आपने क्या लगा दिया है हिंदी में, जिसकी वजह से ये प्रश्न भी बन गया और नकारात्मक भी बन गया। तो ऐसा क्या कुछ कर दे हम इंग्लिश में कि हमारा इंग्लिश वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हिंदी में क्या है तो वो अंग्रेजी में एक बात बताता है अंग्रेजी वाले सेंटेंस से कि भाई अगर क्या यहाँ मेरा क्या से शुरुआत है, तो अंग्रेजी वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होनी चाहिए। तो चलिए सीधे सीधे देखते हैं, हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब मिला, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम कहाँ रख सकते हैं, आगे। रीजन क्या है, क्योंकि वाक्य हमारा क्या से शुरू है, तो इसलिए हम यहाँ पे शैल लगा देते हैं। एक बात तो तय है कि जब शैल यहाँ से यहाँ आ गया है तो यहाँ से तो हटा ही दिया जाएगा, तो बिल्कुल ये आप समझ पा रहे होंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब इसको पढ़ के आप सुना सकते हैं, जैसा कि शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम हिंदी की बात करें तो ये है, क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो आई थिंक आप बिल्कुल समझ रहे होंगे और इंग्लिश में इस प्रकार कह पा रहे होंगे, शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा, लेकिन बात ये है कि ये अभी फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव आपने पढ़ा है। सेकेंड टाइप का भी हमारे पास इंट्रोगेटिव होता है। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप वाला कौन होता है, तो वहाँ हमें मिलेगा ये कि बीच में ही आ जाएगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो बनता कैसे है। अगर आप उसे आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में, देखिए वह भी एक छोटे से परिवर्तन से होता है। जैसे यहाँ आप पढ़ पा रहे हैं, वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। मतलब क्या कि वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि रहे होंगे, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें नहीं भी आया हुआ है और प्रश्नवाचक बीच में आया हुआ है। एक बात याद रखिए, यदि आप पिछली वीडियोस देखते आ रहे होंगे तो ये पता है कि जैसे ही बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है तो हम उसको ऐसे गोला बना के छोड़ देते हैं। तो जैसे देखिए हमने गोला बना दिया, बाकी जो बच रहा है आप उसे पढ़ के सुना लो। वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, आपको अच्छे ढंग से नकारात्मक बनाने आता है, लेकिन बात यह है कि अभी अभी आपने नकारात्मक को प्रश्न बनाना भी सीख लिया, तो यहाँ क्या शब्द जोड़ लीजिए। अब पढ़िए, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। इस प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य आप बड़े आसान भाषा में बना सकते हैं। तो चलिए, जैसे पता है कि क्या अगर पहले आया है तो वो अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब को बुलाया है, तो इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमारा विल होगा। सब्जेक्ट देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। अब बात आएगी क्या, देखिए ऊपर वाले से मिला लीजिए, जैसे पहले सब हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर बी है, तो हमको भी क्या मिलने वाला है, नहीं के लिए मिल जाएगा नॉट। और इसके बाद अगर बात करें तो हमको क्या मिलने वाला है, बी। अब इसके बाद बात करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए वर्ब में आईएनजी। तो हमारे पास जो काम हो रहा है वो काम कौन सा हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो जाने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, गो। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, आईएनजी। तो देखिए जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, विल दे नॉट बी गोइंग, क्या वे लोग नहीं जा रहे होंगे, कहाँ नहीं जा रहे होंगे भैया, दिल्ली। तो दिल्ली की बात है तो सीधा सीधा लिख दीजिए यहाँ पे क्या, टू दिल्ली। क्या लिख दिया जाएगा, टू दिल्ली। ये प्रश्न बन गया। तो चलिए देखते हैं क्या हमने सभी वर्ड यानी सभी शब्दों की अंग्रेजी हमने लिखा है। जी हाँ, देख लेते हैं। क्या के लिए विल है, वे लोग का दे है, नहीं के लिए नॉट है, और ये जा रहे होंगे के लिए बी गोइंग है टू दिल्ली। तो विल दे नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। तो एक बात हमें समझ में आ रही है, सबका तो हमने अंग्रेजी लिख लिया, लेकिन ये जो गोला में है वो ना, वो नहीं लिखा है।
तो गोला हमसे बोला भैया मेरा हक दिला दो, मेरा स्थान मुझे दिला दो। तो मतलब उसका स्थान है कहाँ? यानी एक बात तो सिंपल है, सरल भाषा में समझिए कि जब भी बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। इसीलिए तो गोला बोला है कि मुझे मेरा हक दिला दो, मेरा स्थान दिला दो, अर्थात मुझे सबसे पहले लिख करके दिखाओ। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई। तो वाई को कहाँ रखा जाएगा? सबसे पहले, क्योंकि गोला बोला है। तो देखिए यहाँ हमने रख दिया है वाई। अगर ये वाई हमने लिख लिया है तो हमने सेंटेंस को कंप्लीट बना लिया है। अब हम इसे पढ़ के सुना सकते हैं। वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, अर्थात वे लोग दिल्ली क्यों नहीं जा रहे होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसे एक आसान भाषा में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया है। इसके हर एक सेंटेंस को आपने बनाना सीखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और साथ ही साथ इंट्रो निगेटिव सेंटेंस आपने सीख लिया होगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जी दोस्तों, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है, बाकी की चीज़ें हम लोग मिलते हैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।